हेलो। कैसे बच्चों? तो फ्लूइड मैकेनिक्स पे अब तो अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मास्टरी हो गई है, कमांड हो गई अच्छी, है ना। काफ़ी सारी क्लासेज हो गई अब तो। कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, लेकिन जिन टॉपिक्स को हमने कर लिया कवर उसमें तो लग रहा होगा आपको, आपने पहले से पढ़ा होगा, दूसरी बुक्स की भी हेल्प ली होगी और टीचर से भी पढ़े होंगे, है ना, कुछ वीडियोज़ भी देखे होंगे। तो लग रहा होगा कि अब तो मास्टरी हो गई है। राइट? सही हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? लग रहा है ना? हाँ। तो आज उसी को चेक करने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं हैं, उसी के लिए कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेके आए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस है। अगर आपको प्रोसेस क्या रहेगी, प्रोसेस इतनी सी है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस देखने हैं, आंसर निकालने की कोशिश करनी है, सोचना है। क्या कर रहा हूँ मैं? सोचना है। वैसे नहीं सीधा सॉल्यूशन में मत जाना कि हाँ सर ने सॉल्यूशन समझा दिया इसको कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अप्रोच यही रखनी है कि आपको क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अगर आपका सही आता है आंसर तो समझना कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है? उसके बाद में सॉल्यूशन भी देख लेना कि हाँ सर ने कैसे किया, मैंने क्या लॉजिक लगाया था, सर ने क्या लॉजिक लगाया है, किसी हिसाब से। और जो बच्चे इसमें जिन्होंने अभी तक, जिनको लग रहा है कि हाँ कुछ कमजोरियाँ हैं, कुछ ऐसा है, तो उनके लिए एक लर्निंग क्या रहेगा, सेशन रहेगा। ठीक है? लर्निंग सेशन रहेगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना मत। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर बेसिक क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आते हैं, जो इनको सोल्व कर पाएंगे, तो उनकी वास्तव में मैं कहूँगा इन टॉपिक्स पे अच्छी कमांड हो गई है बेटा, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हो गए, बेसिक जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है ना आपकी, वो सही दिशा में है, सही डायरेक्शन में है। ठीक है? तो शुरू करते हैं, चलो। तो ये हमने पहला जो एमसीक्यू है आपका, वो है 3 वेसल्स शोन इन द फिगर। ये 3 वेसल दिखाएं, ए बी एंड सी। तीनों के शेप अलग अलग है ना। हाँ, मतलब इनमें फिर इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम भी तीनों का अलग अलग होगा। राइट? हैव सेम बेस एरिया। बेस एरिया सेम है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इसका बेस एरिया ए है इसका, तो इसका भी ए होगा। बेस एरिया कौन सा होगा? ये वाला बेस एरिया है बेटा। ठीक है? हाँ, अगर हम बात करें ये ए है तो इसका भी बेस एरिया ए हो गया और इसका भी बेस एरिया ए हो गया। राइट? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन 3 वेसल्स। क्या कह रहा है कि वॉल्यूम, कोई लिक्विड इसमें इनमें पोर किया जा रहा है जिसका वॉल्यूम इक्वल है, मतलब वी आपका सेम है। राइट? क्या कह रहे हैं? वी हमारा सेम है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन को समझना सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ठीक से कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्या गिवन है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो समझो कि आपका क्वेश्चन वैसे ही आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने। क्वेश्चन समझना ही थोड़ा सा टिपिकल होता है, मुश्किल होता है। बच्चों को लगता है कि जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद में सीधा आंसर करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना बेटा। जब क्वेश्चन ठीक से क्लियर नहीं हो जाए, आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है, तब तक आपको आंसर नहीं करना है, उस पर सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक है? हाँ, समझने के बाद में फिर बिल्कुल सोचना है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन द 3 वेसल्स। ठीक है? उसके बाद में द फोर्स ऑन द बेस विल बी। अब ये फोर्स पूछ रहा है किस पर? बेस पर। बेस का एरिया सेम है सबका, इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। राइट? तो ये कह रहा है कि बेस पर जो फोर्स लगने वाला है वो कौन से वेसल में सबसे ज़्यादा लगेगा। कौन से वेसल में सबसे ज़्यादा लगेगा बेटा? सोचो, यही तो गेम है। सोच के अब इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद में इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। और लॉजिक होना चाहिए, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, लॉजिक होना चाहिए कि आपके पास में वो आंसर क्यों आया है। ठीक है? तो चलो पॉज कर ले। हाँ चलो, हो गया, सोल्व हो गया। चलो अब हम देख लेते हैं इसको। तो देखो क्या है इसमें, बेस एरिया सेम दिया है, हमें पता है कि जो फोर्स एक्सर्टेड होगा इस पर क्या करेगा? प्रेशर आएगा बेटा। क्या होगा? प्रेशर होगा ना। हाँ, यहाँ पर जो लिक्विड भरा होगा, जैसे यहाँ पे इतने ये लिक्विड आपका, अच्छा इसको तो लिक्विड को तो हम इसी इंक से दिखाएं, नहीं ब्लू इंक से अच्छा लगता है। राइट? हाँ, ऐसे होगा कुछ भी। तो ये जो इस पर क्या आएगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। सभी तीनों वेसल्स में ऐसा रहेगा बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये मान लो यहाँ पे बेस पर, इस हाइट पर, बेस की हाइट पर प्रेशर क्या है? P है। क्या है? P है। तो P जब प्रेशर है तो फोर्स कितना लगेगा इस पर, बेस एरिया पर? इसका बेस एरिया कैसा है आपका? सर्कुलर होगा। राइट? या तो ये जो कंटेनर जो भी कुछ होगा इसका एरिया दिया है, या तो आपका सिलेंड्रिकल तो नहीं है वैसे, मतलब ये बेस एरिया सर्कुलर भी हो सकता है, या फिर आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या फिर आपका स्क्वायर भी हो सकता है बेटा। वो गिवन नहीं है इसमें ना। हाँ,
तो हम हमें किससे फ़र्क पड़ता है? हमें तो सिर्फ एरिया से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू दैट इज पी ए, प्रेशर एक्सर्टेड इनटू उसका एरिया। और यहाँ पे हमारे केस में क्या हो गया? P इंटू ए, स्मॉल ए हमने एरिया लिया है इसका, राइट। तो यहाँ पे पी ए होगा। देखो एरिया यहाँ पर भी अगर ये हम कहें कि एफ ए है तो ये, और ये प्रेशर पी ए है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा आपका? इसमें होगा एफ बी इक्वल टू पी बी इंटू ए, और इसमें आपका एफ सी क्या होगा? पी सी इंटू ए। तो एरिया तो कॉमन है बेटा, राइट। मतलब जो फोर्स की कैलकुलेशन होनी है वो मेनली किससे होनी है? प्रेशर से होनी है। और इसमें क्या करें कि इक्वल वॉल्यूम आपका लिक्विड भरा है, कितना? इक्वल वॉल्यूम। और पी हमें पता है, पी कैसे किस पे डिपेंड करता है? पी तो आपकी जो ये फ्री सरफेस से हाइट पर, ये जो मतलब डेप्थ हो गई ना लिक्विड, कितनी हाइट तक भरा आप ये कह सकते हो, या फिर ओपन सरफेस से आपकी कितनी डेप्थ हो गई, किसकी? बेस एरिया की, बेस की। तो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब बेसिकली हम कहने क्या चाह रहे हैं कि इसमें ये जो एच आएगी इस पर प्रेशर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि P हमें पता है, P हमारा होता है P नोट प्लस रो जी एच। और P नोट क्या है? ओपन, ये ओपन है यहाँ पे बेटा, तो ओपन है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P नोट। सभी ओपन है तो सभी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और अगर हम बात करें तो डेल P गेज प्रेशर क्या हो गया? इसको P नोट माइनस कर देंगे, सो ये रो जी एच। क्लियर है? तो यानी कि जो रो कांस्टेंट आपका, जी भी कांस्टेंट रहने वाला है। मेन प्लेयर कौन है? मेन प्लेयर एच है। अब देखो इसमें कि जिसमें एच ज़्यादा रहेगा उसका पी ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि एरिया कॉमन है तो उसी में फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात? हाँ बिल्कुल। तो एफ हमारा इस केस में क्या हो गया? एफ इज प्रोपोर्शनल टू एच, बेसिकली हम ये बात कह सकते हैं। तो अब देखो इक्वल वॉल्यूम हमने इसमें क्या किया? पोर किया है। तो ये वाला जो है बेस एरिया सेम है, तो इसमें जो वॉल्यूम बेटा कम हाइट तक जाएगा क्योंकि आगे फैल गया है ऐसे ही, ये इस तरह से फैल गया ना। हाँ, ये क्या है? ये इस तरह से है बेटा, इसमें हाइट इससे ज़्यादा रहेगी। इसमें मतलब ये हाइट है तो इसमें हाइट आपकी कुछ ये रहेगी, ये रहेगी इस तरह से, इसमें ज़्यादा हाइट रहेगी। और ये जो है देखो यहाँ पे ऊपर से सिकुड़ गया है, राइट, कॉनिकल शेप में आ गया, तो इसमें तो हाइट और भी ऊपर तक जाएगी। तो इसमें हाइट जब ऊपर तक जाएगी तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपका बेस पर इस वाले में, सी वाले में लगेगा। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपका प्रेशर सबसे ज़्यादा बेस पर कौन से वेसल में लगने वाला है। जिसमें प्रेशर ज़्यादा उसकी एच, और प्रेशर कैसे ज़्यादा लगेगा? एच पे डिपेंड करेगा। तो कितनी हाइट तक आपका वाटर या फिर जो भी फ्लूइड है वो फिल होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स उस पर बेस पर कितना रहेगा। तो कौन से आंसर क्या आएगा? आंसर ऑब्वियसली मैक्सिमम इन वेसल सी, सी आंसर हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन? दिमाग थोड़ा सा खुला, ओपन हुआ? कुछ बच्चे जिन्होंने कर लिया वो बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक्स की समझ है। जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए लर्निंग है बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी प्रोसेस वही है। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को ऑप्शंस देखो, मतलब पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को समझना है, समझ के फिर उसके ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखने के बाद मतलब सोल्व करो और ऑप्शंस देखो कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है। यही प्रोसेस होने वाली है। आपने कर लिया, पोज करके तब करना है, ये भी पोज करो और फिर सोल्व करो इसको, क्वेश्चन को। चलो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने से ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा। तो देखते हैं, इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स आर केप्ट इन 3 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल ए, बी एंड सी। क्या कह रहा है कि इक्वल मास, यहाँ पे मास इक्वल की बात कर रहा है, इक्वल मास कह रहा है ऑफ 3 लिक्विड्स। लिक्विड भी कितने हैं? 3 हैं, अलग अलग 3 लिक्विड दे दिए, और 3 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि सिलेंड्रिकल वेसल आइडेंटिकल है, मतलब वेसल आपके आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। और कैसे हैं? सिलेंड्रिकल, इसमें मेंशन कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ था उसने, जो कि जिनके नाम है ए, बी एंड सी। अब इनकी जो इसमें जो फ्लूइड भरा गया है, फ्लूइड पोर किया गया है, वो आपका डेंसिटी उनकी क्या है? रो ए, रो बी एंड रो सी। तीनों की डेंसिटी दे दी उसने, 3 अलग अलग लिक्विड्स भरे हैं बेटा, ठीक है। और रिलेशनशिप क्या है? रो ए, बी एंड रो सी में आपका रो सी सबसे कम ज़्यादा है, फिर बी है, फिर ए है, रो ए है, ठीक है। द फोर्स ऑन द बेस विल बी, वही फोर्स वाला क्वेश्चन है। तो अब ये देखो, इसमें तो आपका शेप, तो बेटा शेप की बात तो कर नहीं रहा हूँ, उसमें शेप तो इसने क्या दे दिया आपने, इसने सेम शेप दे दी है ना। हाँ, तीनों जो सिलेंडर हैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेसल है,
ठीक है, ये पहला, ये आपका सेकंड, तीनों इक्वल रेडियस है ना। ऐसे तीसरा हो जाएगा, इक्वल रेडियस और इक्वल हाइट है। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा होगा आपको हाइट में, लेकिन वो कोई उसको इग्नोर करो, मतलब सेम एरिया कह रहा है, आइडेंटिकल सिलेंडर कह रहा है ना। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें बताओ कि फोर्स क्या आएगा। फोर्स ऑब्वियसली इसमें आप क्या करोगे, जो भी लिक्विड है वो पोर होगा, इसमें लिक्विड आ जाएगा, इसमें ए लिक्विड है सपोज, इसमें बी लिक्विड हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, और इसमें आपका सी हो जाएगा बेटा, तीसरे में सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो हमें पता है कि फोर्स जो हमारा है, फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू पी ए है, राइट। और पी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लिक्विड भरा हुआ है, पी हमारा रो जी एच इंटू ए। क्लियर है, रो जी ये हमारा फोर्स होगा बेटा, किस पर, यहाँ पर बेस पर फोर्स लगेगा। जो लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपका कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा। ठीक है ना, ये एफ लगेगा, एफ इजिकल टू वही पी ए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर P किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो रो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर दो प्लेयर आ गए। कौन से आ गए, दो प्लेयर आ गए, रो और H। आप कहोगे सर H की क्या जरूरत है, वो तो इक्वल मास दिया हुआ है। हाँ इक्वल मास दिया है बेटा, लेकिन आपका मास इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल नहीं दिया हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं, मास इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल नहीं दिया हुआ है। तीन अलग अलग फ्लूइड है, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है। अब क्या आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, बेटा सोचो कि एक का मास, हम एक का वाटर मान लेते हैं, हम उसको क्या कर लेते हैं, वाटर कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मरकरी ले लिया हमने। अगर मैं कहूँ कि 1 kg वाटर है, कितना 1 kg वाटर, तो 1 kg वाटर में तो ये इतना भर जाएगा। लेकिन मरकरी कितना आएगा, मरकरी तो इतना सा भरेगा 1 kg में, थोड़ा सा आएगा मरकरी, राइट। हाँ, ऐसे कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, कुछ इन दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है ना, ये इस तरह का केस है। तो हाइट तीनों में क्या रहेगी, यहाँ पे हाइट वेरी करेगी, तीनों में हाइट वेरी करेगी और रो भी वेरी करेगा। लेकिन जी कांस्टेंट आपका, देखो जी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। ए क्या हो गया, आइडेंटिकल सिलेंडर है ना। हाँ, तो दैट मीन्स हमारा जो फोर्स रहेगा यहाँ पर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रो एच। क्लियर है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रो एच। अब ये बताओ मुझे कि किसमें रो की क्या, रो किस में दिया हुआ है, रो इस कंडीशन में दिया हुआ है ना। हाँ, सो एच कैसे आएगा बेटा, एच कैसे वेरी करेगा, क्योंकि आपका मास दिया हुआ है। मास क्या होता है बताओ मुझे, रो इंटू वॉल्यूम, सो ए इंटू एच, मास ये है। क्लियर है, मास ये है। अब मुझे बताओ इसमें कि आपके एच कैसे निकालेंगे, एम कांस्टेंट है बेटा, तो एच आपका हो गया, यानी रो एच, ये क्या आ गया, दोनों के लिए कांस्टेंट आ गया, रो एच कांस्टेंट आ गया लिक्विड के लिए, क्योंकि मास कांस्टेंट है ना। हाँ, ये कांस्टेंट है, तो आपका एरिया जो है, एरिया फिक्स है, आपका एरिया गिवन है, सबका बराबर है, तो वेरिएबल क्या बच गया, रो और रो एच क्या हो गया, रो एच इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। कैसे आया, करने की जरूरत है क्या, चलो कोई बात नहीं। रो एच इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एम अपॉन ए, और इसको हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। हाँ, तो ये रो एच क्या हो गया, रो एच इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब बताओ मुझे कि जो लिक्विड ए है उसके लिए क्या होगा, रो ए इंटू एच ए। बी किसके लिए, कांस्टेंट है, किसी भी लिक्विड के लिए कांस्टेंट आ रहा है इस केस में, जब आपके सिलेंड्रिकल वेसल किसके हो, आइडेंटिकल हो सिलेंड्रिकल वेसल। सो रो बी इज इक्वल एच बी, दैट इज इक्वल टू रो सी एंड एच सी, तीनों में इक्वल है। और फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, फोर्स हमारा रो और एच पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात कुछ, फोर्स हमारा इज प्रोपोर्शनल टू रो एच, और रो एच तीनों के लिए क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स जो फोर्स होगा एफ ए, कैसा एफ बन रहा है, ओके, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, फोर्स तीनों में इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुई बात। हाँ, दिमाग पे जोर तो डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि आराम से बस अच्छे क्वेश्चन से आराम से होते हैं, नहीं, अच्छे क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल। अगर आप सोचोगे तो आप कर पाओगे, आप दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं कर पाओगे। देखने से वही लगेगा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको टिक कर देते हैं, तो सी की डेंसिटी ज़्यादा रही है तो इस बार भी सी आंसर होगा। ऐसा नहीं होता हमेशा सी आंसर निकले आपका। आंसर क्या है,
डी आंसर है, इक्विवेलेंट वेसल। तो बताओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये फिगर शोज ए साइफन, द लिक्विड शोन इज वाटर, द प्रेशर डिफरेंस पी बी माइनस पी ए बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन को पढ़ो समझो, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट ए है जिसपे प्रेशर पी ए है, पॉइंट बी है जिसपे प्रेशर पी बी है, राइट। हाँ, और क्लियर लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट ए पर प्रेशर पी ए है, पॉइंट बी पर प्रेशर आपका पी बी है। तो पी बी माइनस पी ए क्या होगा, ये पूछा है बेटा। हाँ, सोच के आंसर करो, सोचो, क्वेश्चन को समझो ठीक से और कंडीशन को एनालाइज करो कि क्या गिवन है, कैसे करोगे। क्या है ये साइफन? साइफन आपके वैसे सिलेबस में शायद नहीं है वैसे सीधे सीधे, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में आ जाएगा आपका, उसमें कवर हो जाएगा साइफन आपका, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या होगा, सोचा, आंसर किया? अगर आपको क्लिक कर गया तो बिल्कुल सिंपल आंसर है बेटा। अगर जिस कंडीशन में दोनों, देखो दोनों जो वेसल है, यहाँ पे पॉइंट ए कहाँ पर है, इसके सरफेस पर है, इसके जो सरफेस है किसका, लिक्विड का जो सरफेस है वहाँ पर पॉइंट ए है, और यहाँ पर भी पॉइंट ए कहाँ पर है, इसके सरफेस पर है। और सरफेस कैसा है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है बेटा। हाँ, तो सिंपल सी बात है, पी ए क्या होगा, पी ए पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और पी बी क्या होगा, पी बी भी आपका पी नोट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, पी नोट माइनस पी नोट, जीरो। तो आंसर इज जीरो, डी आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, ये बड़े बड़े जो आंसर दे रखे ना, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब दे रखा है। साथ में ये हमारी ये हाइट 50 सेंटीमीटर दे रखी है, देखो दोनों के डिफरेंस है ना, दोनों को वाटर लेवल का डिफरेंस जो 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये सब किसके लिए दे रखी है, ये सब आपको भ्रम में डालने के लिए दे रखी है कि हाँ बच्चा देखेगा, वैल्यूज दी हुई इतनी सारी, ठीक है, उसके साथ में ये भी दिया हुआ है, तो क्या करेगा बच्चा, कैलकुलेशन करने लगेगा, उल्टी सीधी कैलकुलेशन करेगा। जिसको क्लियर है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई हाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया उस पर, वहाँ पर खेल खत्म वहीं पर, समझ रहे हो। हाँ, इतनी सी बात है। वैसे साइफन में, साइफन होता क्या है, चलो अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। साइफन में क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ से आपका जो फ्लूइड है यहाँ से एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है ना। हाँ, चलो यार उसी कलर को थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ये कलर यहाँ से ये फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है। अब देखिए फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा कभी होता है क्या, हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर वहाँ से नीचे आ रहा है वापस, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वेसल से इस वेसल में आ रहा है पाइप की हेल्प से, और पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक ही पाइप है तो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन हो सकता है। तो अब बताओ ये किस वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऐसा होता तो नहीं है, उल्टा है ना। हाँ, अगर यहाँ से कहता है कि यहाँ से होल किया और यहाँ से पाइप लगा दिया तो वो बिल्कुल समझ में आता है कि ये नीचे आ जाएगा, या फिर यहाँ से होल किया और यहाँ से पाइप लगा दिया तो बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही है कि भी नीचे आएगा। लेकिन यहाँ से ऊपर कैसे जा रहा है, साइफन का केस है बेटा, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चन में दे दिया रहा है ऐसे ही है, नहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बहुत जगह पे यूज होता है, डैम्स वगैरह में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपके वाटर पाइपलाइंस वगैरह है वहाँ पर यूज होता है। तो कैसे है पॉसिबल, कैसे है, ऑब्वियसली प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, है ना। कोई पंप भी यूज़ नहीं कर रहा है इसमें, साइफन में देखो कोई पंप यूज वगैरह, कोई पावर एक्सटर्नल पावर नहीं दी जाती है, तो कोई पंप भी यूज़ नहीं कर रहे, ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर आपका ज़्यादा है। कहाँ से, तो फ्लो कहाँ करता है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, राइट। और देखो कांस्टेंट वेलोसिटी रहे, क्योंकि जहाँ पे पूरा कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या कहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी जो फ्लूइड की यहाँ पर रहेगी वही वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी, पूरे फ्लूइड में, पूरे पाइप में सेम वेलोसिटी रहेगी बेटा, V रहेगी, राइट। अब ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अच्छा मैं सीधा सीधा सिंपल बता देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लो, एक पॉइंट सी ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट आपका कहीं पे डी ले लो, यहाँ पे एक ये आपका ये हो गया, अच्छा ए और बी तो दिया है तो इसको सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो, ऐसे पॉइंट ले लो, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करो, रिलेशनशिप आ जाएगी। वी आपका सेम रखना, ये प्रेशर वेरी कर रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें वेरी कर रही है, एक तो प्रेशर आपका वेरी कर रहा है और एक आपके हाइट वेरी कर रही है, ठीक है। तो और वेलोसिटी अगर इसकी बात करें कि इसमें वेलोसिटी आएगी क्या आएगी, तो हम इसको बर्नौली इक्वेशन लगा के सीधा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा रिजल्ट लिख देता हूँ, जो इसकी
फ्लूइड की वेलोसिटी आएगी इसमें, वो बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस है इस पे डिपेंड करेगी ना। इसका जो वाटर लेवल का मतलब इसमें फ्लूइड का डिफरेंस लेवल है जो, और इसमें जो फ्लूइड का लेवल है, इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। कैसे आया? ये बर्नौली इक्वेशन लगाने से आया बेटा। बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आएगा ये। अगर ये हाइट h है आपकी तो वेलोसिटी ये आएगी। लेकिन इसमें भी एक क्या है, इसमें भी एक चेक पॉइंट्स लगा हुआ है। अगर ये वेलोसिटी में आप कहोगे फिर तो सर नीचे से नीचे 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 लेके आते हैं, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। नहीं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर आपका प्रेशर इतना डाउन हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा और उससे माइनस होने शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जीरो से जितना ये बढ़ाओगे ना, हाँ, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी हेड बढ़ता जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हेड कम होता जाएगा। और तो कोई है नहीं कुछ भी, तो प्रेशर हेड कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर आपका जितनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतना कम होता जाएगा। यहाँ पर प्रेशर यहाँ पे कम होता है। सबसे देखो, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पर ही सबसे कम प्रेशर रहेगा। ठीक है, हाँ, क्यों रहेगा? क्योंकि जब प्रेशर का डिफरेंस होगा बेटा तभी तो आएगा ना यहाँ। जितना प्रेशर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। तो फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे प्रेशर आपका जीरो हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ, वैक्यूम की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, नेगेटिव। तो जैसे ही आपका वैक्यूम की तरफ जाने लगेगा, जब प्रेशर लो हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपके पानी के जो है वाटर है, अगर वाटर में काम ले रहे हैं तो वहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बबल्स बन के आपके फ्लो को रोक देंगे और यहाँ पे बबल्स बनेंगे, फूटेंगे, पाइप को अंदर से डैमेज करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैविटेशन। क्या? कैविटेशन। लेकिन ये सब आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हो जाएंगी बेटा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिंपल आपको इतना करना है कि आपको बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हो इसमें, और अगर वेलोसिटी पूछ ले इसकी में पाइप में तो इतना ये ध्यान रखा, सीधा रिजल्ट ये आता है इसका। ठीक है, हाँ, बाकी बर्नौली इक्वेशन लगा के आपको इसको एनालाइज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आया क्वेश्चन करने में? हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं तो उनमें मज़ा आता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा तो बिल्कुल आपको इसमें बहुत अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन करने में। तो ये देखो, अगर नहीं भी आ रहे तो सीखने को मिल रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ये आदरणीय एच.सी. वर्मा सर की किताब से क्वेश्चंस हैं, उनकी बुक से क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छी बुक है। आप बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑब्जेक्टिव जो उसके, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एनसीईआरटी प्लस एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव्स, मैं न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, उसमें भी अच्छे हैं न्यूमेरिकल्स, दूसरी बुक्स में भी अच्छे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं। ये आपकी समझ को चेक करते हैं। अगर आपकी समझ कम है तो आप सोचोगे उस पर, उन क्वेश्चंस पे सोचोगे और आपकी समझ का लेवल बढ़ेगा, आप एनालाइज करना सीख जाओगे। फिजिक्स ऐसे ही सीखी जाती है बेटा, बहुत अच्छी बुक है। ऑब्जेक्टिव जरूर करना है उसके सभी। ठीक है, वैसे मैं भी डिस्कस करता रहूँगा बीच बीच में। हाँ, तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बीकर कंटेनिंग ए लिक्विड इज केप्ट इनसाइड ए बिग क्लोज्ड जार। क्या करें कि बीकर है जिसमें कि लिक्विड है, उसको एक बड़े जार में रख दिया गया है। इफ द एयर इनसाइड द जार इज कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट। और क्या करें कि उस क्लोज जार है, जार कैसा है, क्लोज्ड है, उसमें से एयर को पंप आउट कर किया जा रहा है, यानी कि प्रेशर को डिक्रीज किया जा रहा है। क्या ऐसा ही है? पंप आउट करने का मतलब क्या हो गया? हाँ, वैक्यूम किया जा रहा है ना। हाँ, द प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ द लिक्विड विल बी। क्या कह रहा है कि भैया जार बीकर में जो लिक्विड भरा हुआ है उसके बॉटम में प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर पे क्या फर्क होगा अगर हम किसमें, जार में से एयर पंप आउट कर दे। तो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, डायग्राम ड्रॉ करो। देखो क्वेश्चन समझने का मतलब ये हो गया कि आप क्वेश्चन को पहले तो ठीक से रीड करो कि क्या कर रहा है, फिर उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बेटा सिंपल प्रोसेस है कि आप डायग्राम को ड्रॉ करोगे। जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उस डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे, जो वैल्यूज गिवन है उनको नोट डाउन करोगे। सिंपल क्वेश्चन समझने का ये भी मेथड है। ठीक है, और जब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली कि क्या पूछा है तो ये समझो आधे ज़्यादा काम आपने खत्म कर दिया, आधे आंसर आपके दिमाग में खुद आने लग जाएगा। ठीक है, चलो हो क्या रहा है, ये सपोज एक क्या है, बीकर है, ये बीकर है बेटा। ठीक है यार, लेकिन इसका हम ब्लू कलर से तो हमें ये अच्छा लगता है। ओके, हम इसमें बना लेते हैं। ये सपोज एक बीकर है और इसमें बीकर में क्या भरा हुआ है, बीकर में आपका वाटर है, क्लोज जार, बीकर कंटेनिंग लिक्विड है, लिक्विड कोई भी, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाटर है क्या है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा वो उसी हिसाब से काम करती है ना। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ये है, ये भरा हुआ है। अब इसको क्या कर दिया, इसको एक उसमें बंद कर दिया जार में। देखो यहाँ पर इसको बंद कर दिया और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जार में से एयर को पंप आउट कर रहे हैं, एयर को पंप आउट कर दिया इसमें।
ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे रखा हुआ है आराम से। तो अब ये बताओ कि क्या होगा अगर ये h हाइट तक था पहले, कितनी हाइट थी ये सपोज h हाइट है, तो क्या हाइट चेंज हो जाएगी? नहीं, हाइट तो चेंज नहीं होगी। क्यों? हो सकता है जब हम इसको करेंगे तो ये थोड़ा बहुत वेपराइज होगा। क्या होगा? वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। राइट राइट, क्या? वाटर वेपराइज शुरू होगा और इसको फिल करेगा, इतना ही काम होगा। ठीक है, तो अब मैंने थोड़ा हिंट तो दे दिया आपको। तब बताओ नियर द बॉटम क्या होगा? लिक्विड का जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसे चेंज होगा? प्रेशर कैसे वेरी करेगा? करेगा वेरी? बिल्कुल करेगा बेटा। अगर इस पे प्रेशर पूछ रहा है ये तो वेरी करेगा। कैसे करेगा? देखो 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 देखो, इनिशियली जब हमने एयर को पंप आउट नहीं किया था तो यहाँ पे प्रेशर कितना था? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। और यहाँ पे अगर हम ये हाइट, ये h ली है इसकी डेप्थ, और हम इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट A है, तो A पर प्रेशर क्या था इनिशियली? PA इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, ये प्रेशर था। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, जैसे इसने एयर को क्या कर दिया? पंप आउट कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा, और जैसे वैक्यूम क्रिएट होगा तो बेटा ये कुछ लिक्विड हल्का फुल्का कुछ क्या करेगा? वेपराइज होगा। ठीक है, वेपराइज होगा। लेकिन सपोज कि यहाँ पे ये वेपराइज होने के बाद में इसका जो प्रेशर हो गया, एयर तो हमने आउट कर दी, तो वेपराइज होने के बाद में इसमें प्रेशर सपोज PV बच गया। क्या बच गया? PV, वेपर का जो प्रेशर है वो बच गया। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा इस केस में बताओ? PA डैश मान लेते हैं इसको। तो बेटा ये ऑब्वियसली ये प्रेशर कौन सा है? PV है। सो PV प्लस रो जी एच। मानते हैं कि भी ज़्यादा कुछ H में डिफरेंस नहीं आया, थोड़ा सा ही कुछ इवोपरेट हुआ है। ठीक है, हाँ। तो अब ये देखो, ऑब्वियसली ये जो प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी वाटर वेपर के कारण है, ये पूरे एयर के कारण है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमारा P0 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? PV से ग्रेटर देन है बेटा। ठीक है, और इसका मतलब क्या निकलता है? रो जी एच तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ये P0 और PV इससे रिलेशनशिप डिफाइन होगी कि प्रेशर आपका इंक्रीज होगा या ज़्यादा होगा ना। तो ये देखो यहाँ पर P0 है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया बेटा। राइट, तो प्रेशर क्या करेगा? यहाँ पर A पॉइंट पर डिक्रीज कर जाएगा। राइट, क्योंकि ये प्रेशर आपका PA डैश बच गया। तो PA डैश किस पे डिपेंड कर रहा है? जो वेपर का प्रेशर है उस पर डिपेंड कर रहा है। वापस दिमाग थोड़ा खर्च किया? खर्च करने से दिमाग बढ़ता है बेटा, खर्च करो, सोचो उसको, सोचने से आपको अच्छा लगेगा, आपको नए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और टेस्ट भी हो जाएगा आपको कितना आता है। और नहीं आता कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, सीखने के लिए तो हम हैं ही यहाँ पर, तो हम सीख ही रहे हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रेशर इन ए लिक्विड एट 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन आर इक्वल। क्या कह रहा है कि प्रेशर एक लिक्विड में, प्रेशर मतलब लिक्विड में जो प्रेशर है हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 पॉइंट दिए हैं, उसमें क्या कह रहा है कि आपका प्रेशर सेम है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सेम ही होता है। कंसिडर एन एलिवेटर एक्सलेटिंग अपवर्ड। क्या कंसिडर करना है? एक तो एलिवेटर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन ये दे दी इसने। एंड एक कार भी कंसिडर करनी है जो कि एक्सलेट कर रही है ना हॉरिजॉन्टल रोड पे आपके एक्सलेट कर रही है कार। तो द अबो स्टेटमेंट इज करेक्ट इन, कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हमने, द प्रेशर इन ए लिक्विड एट 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन आर इक्वल, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस केस में करेक्ट है? द कार ओनली, कार के केस में करेक्ट है, एलिवेटर के केस में करेक्ट है, या फिर दोनों के केस में करेक्ट है, या किसी के में भी नहीं है, नीदर ऑफ देम। सोचो बेटा, आज के लेक्चर में तो आपको सोचना ही है, बिल्कुल मैं आपसे काम करवा रहा हूँ क्या? सोचने के लिए, क्योंकि सोचने से ही लर्निंग आती है, बिना सोचे लर्निंग नहीं होती है। जो पढ़ाया आपने, देख लिया, याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, रट लिया, लिख के देख लिया, डेरिवेशन ऐसे करते हैं, उससे लर्निंग नहीं होती है। जब इसको यूज करोगे, सोचोगे, तब लर्निंग होगी, तब समझ में आएगा। तो बताओ, आपने जो भी लर्निंग की है अभी तक उसको सोच के बताओ, आंसर करो क्या होता है। ये तो हमें पता है कि अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या होगा? अगर ये मान लेते हैं हम, ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें वाटर भरा है ना, वाटर ये ले लेते हैं हम, सिर्फ सबसे सिंपल एग्जाम्पल, ये वाटर आपका फिल किया हुआ है। अब इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं, क्या? एक पॉइंट हमने ए ले लिया, ये पॉइंट ए है,
और दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिया है। तो ऑब्वियसली दोनों की डेप्थ इतनी है, ऊपर से पी नोट प्रेशर है, पी नोट प्रेशर है ना, और सपोज ये एच है, कितनी है, एच है, तो पी ए क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, बिल्कुल। और पी बी क्या होगा बेटा, पी बी इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, दोनों इक्वल है, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी है। अब लोचा क्या हो गया, क्या पंगा पड़ गया, पंगा ये पड़ गया कि हमने अब इसको एलिवेटर में रख दिया और अब इसको ए एक्सलेरेशन से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं ना यार, फिर कंफ्यूज ना हो आप, इसके लिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ, कंडीशन चेंज हो गई है, पेन चेंज कर दिया मैंने ना। हाँ, अब क्या करें, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सलेरेशन से जा रहा है बेटा, तो क्या होगा, अरे सिंपल सी बात है, हमने सीखा था कि जी जो है, हम जी को जी की अपरेंट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, काइनेमेटिक्स से सीखते आ रहे हैं हम, तो जी डैश मान लेते हैं हम नया, तो ये क्या हो जाएगा, जी अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सप्रेशन है तो जी प्लस ए हो गया, राइट। तो अब देखो पी ए पॉइंट पे क्या हो गया, ए पॉइंट पे पी ए प्रेशर क्या हो गया, कार की, मैं एक्सलेटर की बात कर रहा हूँ, अपवर्ड जा रहे जब, है ना। हाँ, तो ये पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज होने वाला नहीं है, सो रो और जी की वैल्यू चेंज होगी, जी डैश आएगा यहाँ पे, रो जी डैश, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, जी प्लस ए। अगर पी बी की बात करें हम, तो पी बी आएगा आपका पी नोट प्लस रो जी प्लस ए, अच्छा एच तो बचे गया, हाँ, इंटू एच, यही आएगा बेटा। दोनों केस में अभी भी इक्वल है, यानी कार जो एक्सलेटर के केस में तो पी ए इक्वल टू पी बी इज स्टिल ट्रू, ये है। अब कार के केस में क्या होता है बताओ, कार का, अगर कार का केस ले लें हम, तो कार के केस में क्या होगा, कार, अगर ये कार आ गई, कार एक्सलेट कर रही है, सपोज ये इस डायरेक्शन में एक्सलेट कर रही है ए एक्सलेशन से, तो बेटा ये जो बनेगा इस केस, इसी में बना लेते हैं ना, हाँ, तो लेवल तो चेंज हो जाएगा कार के केस में, ये आपका ऐसे बन जाएगा लिक्विड, अब ऐसे आ जाएगा। अब मैं लिक्विड का कलर चेंज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, हाँ, कलर चेंज हो गया, नीले से अब आपका पिंक हो गया, ये कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वैसे कन्फ्यूज मत होना, कोई कलर वलर चेंज नहीं होता, बस आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ अभी आप सोचो कि सर ये क्या कर दिया आपने, ओके। तो कार के लिए ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो हाइट इसमें फ्री सरफेस से ये हाइट बन गई h1, और इससे फ्री सरफेस से आपकी हाइट बच गई h2, यहाँ पे कम हो गई, तो क्या होगा, प्रेशर पी ए पॉइंट पर हम बात करें तो पी नोट प्लस रो जी h1, और पी बी हो गया हमारा पी नोट, बेटा हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, है ना, हाँ, h2। तो अब वैसे तो आपको देखने से ही समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे हो। अब बताओ h1 ज़्यादा है कि h2 ज़्यादा है, ऑब्वियसली h1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस केस में हमारा क्या हो गया कि पी ए जो है, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, ये कंडीशन आ गई। दैट मीन्स कि कार के केस में तो ये कंडीशन जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू नहीं है, कार के केस में नहीं है बेटा, ठीक है, समझ में आई बात। तो किसके केस में है ट्रू, किस में, स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द एलिवेटर ओनली, कार के केस में नहीं आएगा, तो आंसर इज बी। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रही बात है या नहीं आ रही है, मजा आ रहा है, चलो ओके। तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो। ये देखो, सपोज द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ मर्करी इन ए बैरोमीटर ट्यूब इज P and the pressure at the surface of mercury in the cup is P, then क्या कह रहा है, बैरोमीटर की बात कर रहा है बेटा। सोचो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर करो, आप ही आंसर करो पहले, उसके बाद फिर मेरा टर्न आएगा। सपोज क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो शाबाश, समझो क्वेश्चन को। हाँ, ये P1 दे दिया बेटा, तो ये P1 होगा ना, हाँ, ये थोड़ा सा कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई, कोई बात नहीं, ये P1 है और ये आपका P2 है। तो क्या होगा बताओ, बैरोमीटर में कह रहा है ना, हाँ, बैरोमीटर में प्रेशर P1 है, बैरोमीटर में, बैरोमीटर के ट्यूब में, द सपोज द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ मर्करी in a barometer tube is P1 and the pressure at the surface of the mercury in the cup is P2। बैरोमीटर की बात कर रहा है, बैरोमीटर आपने पढ़ाई है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है, हाँ बैरोमीटर पढ़ाया है सर। तो ये देखो,
ये कप है मान लेते हैं, इसमें ये कप है आपका, ठीक है, और ये हमारी बैरोमीटर की ट्यूब है, ये ट्यूब है बेटा। तो इसमें क्या भरा है, इसमें मरकरी भर दिया। मरकरी को थोड़ा सा कलर अलग कर देंगे, हाँ मरकरी थोड़ा अलग कलर कर देते हैं इसमें। तो ये हम मान लेते हैं, ओके, लेट अस अज्यूम कि ये मरकरी है, कलर अलग कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ तो मरकरी इसमें भरा जाएगा, इसमें भी रहेगा बेटा। और ये कहाँ तक भरा है, ये ऊपर तक भरा है, ये भरा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो प्रेशर है, ओके, अब ये ले सकते हैं ना, हाँ यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे सरफेस पे यहाँ पे प्रेशर आपका P2 है, और ये क्या भरा है, मरकरी भरा है Hg, ठीक है। अब P1 और P2 में रिलेशनशिप क्या होगी, ये कह रहा है P1 और P2 के बारे में पूछ रहा है। P1 इज 0 एंड P2 इज एटमॉस्फेरिक। P1 is atmospheric pressure and P2 is 0. P1 and P2 are atmospheric pressure. P1 and P2 both are 0. सोचा, बैरोमीटर का बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। सोच के आंसर दो। देखो क्या कह रहा है, क्या होता है बैरोमीटर में, बैरोमीटर बनाते कैसे हैं बेटा, कि ये 1 मीटर की ट्यूब लेते हैं, इसमें मरकरी फिल करते हैं और उसको मरकरी से भरे हुए किसमें, कप में, वेसल में, किसी में भी इन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस होती है कि हम मरकरी से भरी हुई ट्यूब को इन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जैसे इन्वर्ट करते हैं तो ये जो हाइट बनती है, कौन सी हाइट बनती है, ये मरकरी के केस में ये हमारी 76 सेंटीमीटर बनती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें अगर सी लेवल पर देख रहे हैं ना, 76 सेंटीमीटर, 760 mm, एक ही बात है, mm ऑफ Hg या 76 cm ऑफ Hg, एक ही बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बेटा, वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या था, Hg था, Hg आपका वेपोराइज नहीं होता है, Hg को वेपोराइज नहीं होता है जीरो प्रेशर पे भी, ठीक है। हाँ अगर वाटर है या दूसरा कोई लिक्विड है तो वो वेपोराइज हो जाता है, कुछ प्रेशर क्रिएट कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मरकरी है और इसी वजह से, क्योंकि ये वेपोराइज नहीं होता इसलिए इसको बैरोमीटर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेशर आ गया ये क्या हो गया, वैक्यूम है यहाँ पर, 0, P1 इज 0 और P2 ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये तो P0 के इक्वल होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आंसर इज P1 इज 0 एंड P2 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पेज कहाँ पे था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सोचने वाली बात कहाँ पे थी, यही कि बैरोमीटर बनाते कैसे हैं, और यहाँ पर ये वाला, ये तो किसी को पता है कि भाई हाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, बच्चे सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, यही सोचते हैं ना जनरली, हाँ। लेकिन जब बैरोमीटर बनाते कैसे हैं बेटे, या फिर वो एटमॉस्फेरिक से ऊपर होगा, मतलब 0 नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बैरोमीटर में क्या करते हैं, मरकरी यूज करते हैं, मरकरी वेपोराइज नहीं होता, मरकरी वेपोराइज नहीं होता, यहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता, ऑलरेडी मरकरी फिल था वो नीचे आ गया है लेवल, है ना, लेवल 76 सेंटीमीटर तक आ गया, 1 मीटर तक भरी हुई थी, पूरी भरी हुई थी, उसके बाद में नीचे आ गया है ना। और ये ρgh ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर 0 और ये ρgh ये P0 के इक्वल हो जाएगा, ये आपका बैरोमीटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर रीड्स 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर का क्वेश्चन फिर वापस आ गया बेटा, तो बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट आपके चेक हो रहे हैं यहाँ तो बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर रीड्स 76 सेंटीमीटर व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो रेस्ट में है, यहाँ पे ये रेस्ट में ही है, तो कितना दे रहा है, 76 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। हाँ अब क्या करते हैं, इफ द एलिवेटर गोज अप विद इंक्रीजिंग स्पीड द रीडिंग विल बी, क्या कह रहा है कि अब अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग स्पीड के साथ में एलिवेटर ने चलना शुरू कर दिया, यानी एलिवेटर में क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। दैट मीन्स सिंपली मीन्स क्या होगा, सोचो, हाँ कई बार डिस्कस कर चुके हैं, g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, g डैश हो जाएगा और क्या होगा, g प्लस a हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, 76 सेंटीमीटर ही रहेगा। सर ओपन है तो सेम 76 सेंटीमीटर ही रहेगा, नहीं यही तो दिक्कत है बेटा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो P है, देखो इसी क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, डायग्राम में यहाँ बनाया इसलिए,
P क्या हो गया, रो जी एच हो गया, P नोट, यही है ना। हाँ, रो जी एच होगा ये। अब रो जी एच हो गया तो अब लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे चलो, यानी P हमारा कितना है, P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच है, तो ये एच यहाँ पे कितनी है, 76 सेंटीमीटर, राइट। अब हम कहें कि हमारा जैसे ही हमने एक्सलेट किया तो बेटा ये जो है जी आपका चेंज होकर क्या बन जाएगा, G प्लस ए हो जाएगा। तो हम कहें कि भैया प्रेशर हमारा सपोज P नोट डैश है, तो ये आ गया, रो तो चेंज नहीं होगा, मरकरी का रो है, चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। बैरोमीटर में है, बैरोमीटर मरकरी भरी होती है बेटा, हाँ रो वही है। तो ये G प्लस ए आ गया, जब G प्लस ए आ गया तो हाइट क्या होगी, सपोज कि चेंज हो गई, क्या हो गई, H डैश हो गई। तो ये हम कह सकते हैं रो चेंज होगी कि वही रहेगी, सेम रहेगी, बताओ मुझे सर। चेंज हो जाएगी, हाइट चेंज होगी ना, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू चेंज हो गई, ये बढ़ गई, और यहाँ पर दोनों क्या होगा, ये तो बेटा दिखाएगा, तो क्या दिखाएगा, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। पी नोट क्या रहेगा, पी नोट तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, है ना। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, उसको क्या लिखेंगे हम, ये रो जी एच है, रो जी एच है। पी नोट थोड़ी चेंज हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगी, मरकरी की कॉलम की हाइट चेंज होगी बस, ठीक है। हाँ, तो ये पी नोट तो आपका यही रहेगा। तो ये देखो ये चेंज हो गई, अब क्यों चेंज हो गई, क्योंकि हमारे पास में G की जगह G प्लस ए आ गया। तो G प्लस ए की वैल्यू ज़्यादा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली G प्लस ए की वैल्यू ज़्यादा है ना। तो देखो चलो वैसे भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलो इसमें क्या हो गया, रो जी एच इक्वल टू रो जी प्लस ए है ना। सो ये हम कहें कि भाई रो जी एच अपॉन, तो रो से रो तो कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया कैंसिल, वेरी गुड। तो क्या आया, जी एच इक्वल टू जी प्लस ए एच डैश, और एच डैश हमारी हो गई जी अपॉन जी प्लस ए इंटू एच। एच कितना है, 76 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ कि ये जी अपॉन जी प्लस ए जो है, अगर मान लो ए की वैल्यू 1 भी है तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा, जी थोड़ा सा पॉजिटिव है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा तो ये हाइट क्या आएगी, एच डैश क्या आएगी, लेस देन, मान लो ये लेस देन 1 है तो कितना आ गया, 0.9 ही आ गया, तो 0.9 इंटू 76, ठीक है। तो हाइट क्या होगी, कम हो जाएगी ऑब्वियसली। सो एच डैश जो है दैट इज लेस देन एच, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, सोचा क्या हो गया, हाँ। तो ये क्या होगी, हाइट हमारी एच 76 से, ये 76 है, 76 से लेस हो गई, यानी एच डैश इज लेस देन 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये चीज़ हो रही है। हाँ, आंसर क्या हो गया, सी लेस देन 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। दिमाग थोड़ा काम कर रहे हैं। बैरोमीटर और क्वेश्चन करना है एक, चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ये बताओ, बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर एक्सलेटिंग अपवर्ड रीड 76 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भैया बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर की रीडिंग दे रहा है जब वो क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है, एलिवेटर एक्सलेटिंग अपवर्ड एंड रीड 76 सेंटीमीटर। ये तो कम होना चाहिए था हिसाब से, क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था ना। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि भैया अगर एक्सलेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रीडिंग जो है 76 सेंटीमीटर से कम आएगी, बैरोमीटर की लेस देन 76 सेंटीमीटर रहेगी। तो लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि 76 सेंटीमीटर है, अपवर्ड एक्सलेट भी कर रहा है। द एयर प्रेशर इन द एलिवेटर इज, तो एलिवेटर में एयर प्रेशर क्या होगा, मतलब वो क्या कह रहा है कि एलिवेटर में जो एयर प्रेशर है, एक्चुअल एयर प्रेशर है, वो आपका जो 76 सेंटीमीटर की हाइट, यानी कि जो सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे कम है या ज़्यादा है, ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा रीड करो, डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, क्या डायग्राम ड्रॉ करोगे इसमें, तो एक्सीलरेटर, हाँ बिल्कुल, एलिवेटर बनाओ, उसमें आपका एलिवेटर को एक्सीलरेट करो ऊपर की तरफ में, और फिर उसमें बैरोमीटर रखो, बैरोमीटर में फिर रीडिंग बता रहा है कि 76 सेंटीमीटर, देखो तो फिर दिमाग थोड़ा शुरू होगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो अगर ये 76 सेंटीमीटर क्या होनी, ये कम होनी चाहिए थी, क्या कर रहे हैं, ये कम होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी ना, लेकिन क्या कर रहा है, ये तो हमारी 76 सेंटीमीटर बता रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पी नोट है, पी नोट अगर हम कहें कि भाई बाहर का जो प्रेशर है, सपोज पी नोट डैश है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रो
G प्लस A इंटू 76 है, राइट। कितना है? 76 है। तो ये देखो बेटा, ये हो गया रो जी इंटू 76, एच कह रहा हूँ ना मैं, हाँ एच प्लस रो ए इंटू 76। और जो ये वाला प्रेशर होता है रो जी एच, है ना, रो जी इंटू 76, ये क्या हो गया? ये आपका पी नोट होता है, पी नोट। तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ गया? बाहर का जो प्रेशर हुआ वही तो आएगा ना। हाँ देखो क्या हो गया, पी नोट कौन सा है? ये वाला पी नोट क्या है? ये हमने, ओके यहाँ पे डायग्राम बनाते थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा वो हो गया, चलो यार पीछे वाला डायग्राम बनाई रखा है ना हमने, हाँ यहाँ पे कहाँ पे बना रखा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे पी नोट आ गया बेटा इसमें, कहाँ पे? ये वाली बात कर रहा है कि यहाँ पे पी नोट होगा। क्या किया था हमने? पी नोट, बर्नौली इक्वेशन लगाई यहाँ पे, यही कर देना, हाँ बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे। और तो वी भी 0 है, एच भी 0 है, इसको रेफरेंस मान रहे हैं। तो यहाँ पे पी नोट आया, पी नोट प्लस 0 प्लस 0, मतलब पी नोट प्लस 0, हाफ रो वी स्क्वायर 0 प्लस रो जी एच भी 0 यहाँ पर इस पॉइंट पे। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी प्रेशर हमारा उस क्वेश्चन के हिसाब से पी नोट डैश है, ठीक है। हाँ यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपका प्रेशर 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर भी 0 प्लस रो जी एच, ये बिल्कुल ये है, इस ये वैल्यू आएगी। सो रो जी और एच, एच आपका यहाँ पे कितना है? 76 सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मल केस की बात है ना, हाँ नॉर्मल केस जब पी नोट डैश नहीं है। तो पी नोट हमारा आता है रो जी इंटू 76, ठीक है। एच की वैल्यू 76 रख दी मैंने सीधी। अब ये देखो कि अगर ये हमारा क्या कर रहा है? ये एक्सलरेट कर रहा है। अब इसको एक्सलेशन दे दिया हमने, ए एक्सलेशन से ऊपर जा रही है, लिफ्ट में है ये, और ए एक्सलेशन हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो अब हमारा प्रेशर यहाँ पे सपोज क्या है? अब पी, हमारा प्रेशर हम मान लेते हैं कि भैया पी नोट डैश है। तो क्या हो गया? पी नोट डैश इक्वल टू, चेंज किया हुआ है, इक्वेशन तो वही रहेगी, केवल हमारा जी की वैल्यू है। जी अब क्या होगा? जी डैश हो गया, यानी जी प्लस ए हो गया, इंटू अभी भी कह रहा है कि 76, कितना बता रहा है? 76 ही बता रहा है वो, हाँ 76 हाइट दे रहा है ये। एच इस केस में भी 76 आ रही है बेटा हमारी। दैट मीन्स क्या हो गया भैया? ये जो वैल्यू आई किसकी? पी नोट की, पी नोट डैश, ये हमारा रो जी इंटू 76 प्लस रो जी इंटू ए, नहीं जी नहीं, सॉरी जी नहीं, रो ए इंटू 76। और ये प्रेशर क्या आ गया? वही कैलकुलेशन हमारी, ये आपका पी नोट प्रेशर है, पी नोट प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पर। तो ये जो है प्लस ये भी है। दैट मीन्स अगर इस लिफ्ट को हम रोक देंगे, क्या कर देंगे? इसको रोक देंगे, तो ये बैरोमीटर प्रेशर जो है ये 76 से क्या हो गया? अप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा आ रहा है पी नोट डैश, यही है ना, हाँ क्वेश्चन यही है, हाँ ठीक है। पी नोट डैश हमारा आ रहा है रो जी प्लस ए इंटू एच, एच कितना है? 76 है, ये रो जी इंटू 76 प्लस रो ए इंटू 76, और ये पी नोट है बेटा, पी नोट डैश है। तो ये क्या आ गया? ये तो पी नोट है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस रो ए 76। दैट मीन्स हमारा जो प्रेशर है किसमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इस टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि क्या है? लिफ्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना है? पी नोट है, क्योंकि वही तो अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर। कहाँ पर? इस लिक्विड पे। देखो ये है, ये यहाँ पर कर रहे हैं ना, हाँ तो यहाँ पर प्रेशर कितना है? पी नोट डैश है, ये लिए ना, हाँ यही किया हमने। जी की वैल्यू चेंज हुई, क्योंकि ये सब किस में जा रहा है? ऊपर एक्सलेशन ए से जा रहा है, तो जी की वैल्यू आपकी जी प्लस ए हो गई, ठीक है। समझ में आई बात? मतलब यहाँ पे लिफ्ट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किससे ज़्यादा है? आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी शोर पर, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, उससे ज़्यादा है। अगर आप इसको रोक दोगे तो ये जो एच जी की रीडिंग है, मतलब जो 76 सेंटीमीटर है, इसकी जगह ये कुछ 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर बन जाएगा। समझ में आई? इसका ये मतलब है। अगर बाय द वे थोड़ा समझ में कम आया है तो बेटा इसको और एक बार देखना, सोचना और इसको समझना कि हमने कैसे इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज मेरे हिसाब से लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, आपको सोचने के लिए भी मिल गया है। और देखो दिमाग अच्छे जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करते, तब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं होती।
और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, किसी भी चैप्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप HC वर्मा बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करें बेटा। वो आपको बेसिक बताएंगे कि आपको बेसिक क्लैरिटी आई है या नहीं आई है। ठीक है, अगर आप सोल्व कर लेते हो तो मुबारक हो, आपको बेसिक क्लैरिटी आ चुकी है। और अगर आपको वो सोल्व नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको थ्योरी और समझनी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और समझने हैं। वापस गो बैक टू NCERT, लेक्चर्स को वापस देखो, समझो। मैंने भी कोशिश पूरी की है कि आपको सिंपल भाषा में वो समझा सकूं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, और वीडियो को लाइक्स और शेयर तो करना मत भूलना। अच्छे बच्चों की तरह से आपको सबको दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।